तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहाँ बयां करना मुश्किल है कि किस तरह से ट्रेन की तबाही का मंजर है ये। कितनी तेज भीड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के परखच्चे उड़ गए हैं। जो बोगी जमीन पर रहती है वो इस समय आसमान में है और स्थिति यह है कि आसमान में न सिर्फ बोगी टंगी है बल्कि पूरी की पूरी सीट इस समय झूल रही है। कोच पूरा टेढ़ा है, खड़ा रहना मुश्किल है। किसी का झुमका, किसी की चूड़ी, किसी का सामान, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ सामान नहीं है, कितनी जिंदगियों के चले जाने की निशानी है। कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रेन हादसे को लेकर पूरा देश सदमे में है, स्तब्ध है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हादसे में 288 लोगों की जान चली गई है। मौत की पुष्टि हो चुकी है। करीब 16 घंटे के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब भी लोगों के बोगियों में फंसे होने की आशंका है। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपको ड्रोन शॉट की भी नजर आ रही हैं और वो तस्वीरें जो कि वाकई देश को सदमे में डालने के लिए काफी हैं, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 3 ट्रेनें टकराई तो वहां पर क्या स्थितियां बनी। अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि 288 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 900 से अधिक लोग हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जो जख्मी हुए हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मनोज्ञा लोईवाल लगातार सुबह से हमें हर अपडेट दे रही हैं। मनोज्ञा, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो अब क्योंकि जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि बोगियों के अंदर जब जा रहे हैं और वहां से कोई शव बाहर ला रहे हैं तो वाकई मन को पीड़ा हो रही है ये तस्वीरें देखकर। अभी वहां पर क्या चल रहा है, ताजा स्थिति बताएं। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, भीड़ आनी शुरू हो गई है। पुलिस से बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी को अलाउ ना किया जाए क्योंकि ये बड़ा रिस्की इलाका है। मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पर अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। बुलडोजर, आप सोच रहे होंगे रेलवे ट्रैक्स पर क्यों चल रहे हैं। बुलडोजर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ की पूरी जमीन को अब समतल करना होगा। जो गड्ढे बन गए हैं, जो यहाँ पर इतनी अलग अलग तरह की हालात हो गए हैं, कहीं ट्रैक ऊंचा है, कहीं नीचा है। तो अगर मैं आपको एक कोच की हालत दिखाऊं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि चिलचिलाती धूप में यहाँ पर इस गर्मी में सभी के लिए काम करना कितना मुश्किल है। खास तौर से इस ट्रैक पे जो ये बुलडोजर चल रहे हैं, अभी कम से कम 6 बुलडोजर लाए गए हैं। 6 बुलडोजर के साथ जो आप ये स्लीपर्स देखते हैं ट्रैक पे, वो बड़ा ज़रूरी होता है। उसकी अहमियत मैं आपको बताऊं कि इसके खुद का वजन करीब 10 टन होता है और एक एक स्लीपर को लाने में कम से कम 10 मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। 10-10 मजदूरों के साथ अब एक एक स्लीपर को लाया जा रहा है दोबारा ट्रैक बिछाने के लिए। अंदर यहाँ पर काम चल रहा है बोगी को काटने का, कि उससे ज़्यादा टफ है क्योंकि बोगी को सुरक्षित अलग कर देना और फिर ट्रैक से हटाना, ये अगले कुछ घंटों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो पोल हैं, जो आमतौर पे आपको पोल दिखते हैं, पिलर्स दिखते हैं, उनको पिलर कहते हैं। इस पिलर नंबर के आधार पर ट्रेन स्टेशन, उसके रूट, उसकी जगह का पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रेन की नंबरिंग में आपको 1/2 कुछ लिखा होगा तो 1 उसका इलाका होगा, 2 उसका पिलर नंबर होगा। देखिए, खड़ा होना कितना मुश्किल है, कहीं भी जमीन धंस जाएगी क्योंकि नीचे पता ही नहीं है कि पत्थर हैं कि जमीन है कि ट्रैक है। और ये एक एक करके बुलडोजर जा रहे हैं सारे ट्रैक्स पर, एक करके जाएंगे। और ये पीछे वाला नज़ारा आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये ट्रेन की बोगी है। आप कल्पना कीजिए कि इस ट्रेन की बोगी में जो लोग होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि यहाँ से तो निकलना भी संभव नहीं है। जीवित अगर कोई निकला भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक करिश्मा ही होगा। यहाँ बोगियाँ अलग की जा रही हैं, अभी भी कुछ बोगी से लगातार शव निकल रहे हैं क्योंकि इतनी तेज आपस में फंसी हुई हैं ये, और इतना ज़्यादा एक दूसरे में स्पेसिंग नहीं बची है। पूरी की पूरी बोगी एक दूसरे में जब इस तरह से लग गई है तो
जगह नहीं है वहां पर बीच में कुछ भी रखने की। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए 2 बोगी के बीच में आमतौर पे 3 फुट की जगह होती है। जब ट्रेन चलती है 2 बोगियों के बीच में, आप जो उसको क्रॉस करके जाते हैं, स्लीपर हो या फिर सामान्य ट्रेन हो, लेकिन अभी कोई जगह ही नहीं है। दोनों बोगी एक दूसरे के अंदर, यहाँ AC 3 टियर और इधर भी 3 टियर, ये B8 ये B9, दोनों कोचेस एक दूसरे में। और ये पूरा ट्रैक खत्म इसलिए क्योंकि ट्रैक तो उड़ गया और यहाँ से जो ट्रैक उड़ा है उसके साथ ट्रेन डीरेल हो गई है। दोनों पटरियाँ एक तरफ आ गई हैं और ट्रेन पटरी से छिटक के अलग हो गई है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चुनौती ये नहीं है कि यहाँ पर रेलवे को दोबारा ट्रेन शुरू करनी है, बल्कि चुनौती ये है कि ट्रेन उससे ज्यादा सुरक्षित रूप से शुरू करनी है। अभी चुनौती ये नहीं है कि यहाँ से ट्रेन की आवाजाही शुरू हो जाए, इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी एस्पेक्ट होते हैं। पूरी बिजली की लाइन लगानी पड़ेगी, पूरे टैक्स की लगातार चेकिंग होगी। अगले 24 घंटे में अगर 2 ट्रैक को भी रेलवे ने चालू कर लिया तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि एक ट्रैक को जाने के लिए एक ट्रैक को आने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछली बार जब इसी इलाके में, यहाँ से थोड़ा दूर मिदनापुर में, पश्चिम बंगाल में माओवादी के हमले में ज्ञानेश्वरी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तो 2 ट्रेन आपस में भिड़ी थी, जिसमें से एक मालगाड़ी थी और दूसरी पैसेंजर ट्रेन थी। यहाँ 3 भिड़ी हैं, जिसमें 2 पैसेंजर हैं और 1 मालगाड़ी है। भारत के इतिहास में इस तरह का एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ है, और जितना ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सीडेंट है उससे भी ज्यादा डेथ टोल, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये अभी क्योंकि जो घायल हैं या जो सीरियस रूप से घायल हैं, उनकी स्थिति खराब होने के कारण मृत हो जा रहे हैं। उनके शव को, कुछ तो शव अभी भी निकाले जा रहे हैं। और ये आपको जो मैं यहाँ तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर हर बोगी में अलग अलग सामान, अलग अलग तरह के यात्री चलते हैं। कोई कुछ लेकर चलता है, कोई कुछ लेकर चलता है। ये सारा सामान बोगी के आसपास सब ऐसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये बोगी की बोगी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये पोल और ऊपर जो बिजली का तार होता है, जो कि ट्रेन के ऊपर होता है, वो जमीन के पास आ गया है। और ये सबसे नजदीक तार मैं आपको पोल दिखा रही हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी तार जो आपको दिखता है, जो कम से कम 20 फुट ऊपर होता है, जिसके जरिए ट्रेन को या बिजली मिलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, या डीजल लोकोमोटिव में भी अभी बहुत सारा एडवांटेज और इनोवेशंस हो रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए और फ्यूल कम यूज करने के लिए। उसके बावजूद यहाँ पर ये लगातार यहाँ ट्रैक पर 1, 2, 3 जो हम आपको बता रहे हैं कि कितने ट्रैक्स एक साथ पूरी तरह से निकल गए हैं। एक ट्रैक की सामान्य दूरी ये होती है, क्योंकि ये ट्रैक पूरी तरह से उड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि भारत में ट्रेन सबने देखी है, ट्रैक सबने देखे हैं, इसलिए हमारे दर्शक ये जानते हैं कि 2 पटरियों की बीच में चौड़ाई और दूरी कितनी होती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि 2 पटरियों पर रेल तभी चलती है जब उनके बीच में दूरी लगातार बरकरार रहे। ऐसा अगर हम अपने रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में दूरी होना बुरा माना जाता है, लेकिन जब ट्रैक्स की बात आती है तो ट्रैक्स में दूरी होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ये ट्रैक्स पास आएंगे ट्रेन उतर जाएगी, या ट्रैक्स दूर जाएंगे तो ट्रेन उतर जाएगी। इतना साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है कि ट्रेन जहां से शुरू हुई जहां खत्म होगी। पूरे भारत में सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क, नॉर्मल ट्रेन नेटवर्क हमारा है। सबसे बड़े एम्प्लॉय विश्व के माने जाती हैं रेलवेज। सबसे ज्यादा रेलवे कॉम्प्लिकेटेड है, जो कभी नहीं रुकती है। 100 साल में पहली बार कोविड में रुकी थी, लेकिन अब इस इलाके में रेल की गति थम गई है, रुक गई है। और ये रेल के रुकने से कई जिंदगियां थम गई हैं, उनकी गति रुक गई है। उन परिजनों का क्या हाल है जो इस समय सिर्फ अपनों को खोज रहे हैं, क्योंकि अब जो शव निकल रहे हैं, अगर उनके साथ आईडी कार्ड नहीं है, शव किस बोगी से निकले हैं ये समझ पाना मुश्किल है। आइडेंटिफाई कर करके निकाला जाना, लेकिन उसके बाद उसे टैली करना। एक ट्रेन पे सामान्य तौर पर 72 लोग होते हैं सामान्य कोच में, AC 2 में कम होते हैं 64 के आसपास, और AC 3 में और स्लीपर क्लास में 72 होते हैं। लेकिन भारत में गर्मियों की छुट्टियों के समय कभी भी इतनी संख्या के यात्री नहीं होते हैं, हमेशा इससे ज्यादा होते हैं।
ट्रेन के स्टाफ होते हैं, ट्रेन के कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होते हैं। बहुत सारी रेलवे में इस समय कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है जिनको रेल मुआवजा इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो रेल के स्टाफ ही नहीं है। बिल्कुल मनोकिया, आप हमारे साथ बनी रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही बालासोर पहुंचेंगे। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं दर्शकों को हम। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचेंगे। उन्होंने इसके पहले ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया था इस पूरी घटना पर, और साथ ही ये भी जाहिर तौर से सामने आया था कि वो इस पूरी घटना की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज ही घटना स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रेस्क्यू ऑपरेशन दिन भर चल सकता है और दिन भर ये काम चलेगा। बोगियों को और साथ ही जो ट्रैक वहां पर टूटे पड़े उनको वहां से हटाया जाएगा। काम आपको हम दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। अब बड़ा अपडेट ये कि अस्पतालों में घायलों से भी मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही बालासोर पहुंचेंगे। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या अपडेट है? पीएम मोदी आज ही पहुंचेंगे घटनास्थल पर? जी, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही घटनास्थल पर जाने का फैसला किया है और माना जा रहा है थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बालासोर के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे, जहां घटनास्थल का जायजा लेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे वहां पर, और सभी सिचुएशंस को वो देखेंगे। खुद वहां घटनास्थल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक स्थित हॉस्पिटल में भी जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर जो घायलों को, जो पूरे मामले में हताहत हुए हैं, उनको रखा गया है। वहां उन लोगों से, घायलों से मुलाकात करेंगे, उन्हें देखेंगे और उसके बाद शाम तक दिल्ली वापस लौटेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा, अभी तक की जो सबसे बड़ी अपडेट यही है, एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही घटनास्थल पर जाने का फैसला किया है और पूरे मसले पर पहले से आज बैठक की। उन्होंने बैठक करके पूरे घटने की समीक्षा की, मंत्रियों से बात की और अब उन्होंने वहां पहुंचने का निर्णय लिया। थोड़ी देर में, माना जा रहा है अगले आधे घंटे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बालासोर के लिए रवाना हो जाएंगे। बालासोर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेंगे और उसके बाद कटक स्थित जो सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर घायलों को रखा गया है, वहां जाएंगे और हॉस्पिटल में हताहत लोगों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल नीरज, तो ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल्ड कार्यक्रम थे उनको कैंसिल करते हुए पहले उन्होंने एक बैठक की और उसके बाद आज वो सीधे बालासोर पहुंचेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। जानते हैं वो ये, क्योंकि 20 साल में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है, बहुत जरूरी है घटनास्थल का दौरा करना। नीरज, मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कर्तव्य उनका बनता है कि अपने देश के नागरिकों का ख्याल रखा जाए, उनसे मुलाकात की जाए, जो घायल हुए हैं उनको सांत्वना दी जाए। और नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। हमेशा इस तरह की मामलों में वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। आपको याद हो, थोड़े दिन पहले, ठीक गुजरात चुनाव के पहले, जब वो वहाँ पे पुल हादसा हुआ था गुजरात में, और उसके बाद उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी, मृतकों के परिजनों से मुलाकात की थी। तो वैसा ही आज जब वो दिल्ली में हैं, आज उनके कई कार्यक्रम थे। गोवा मुंबई के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन होना था, उसको उन्होंने कैंसिल किया। पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द किए। 9 साल पर जो जश्न का कार्यक्रम पूरे देश भर में होना था, भारतीय जनता पार्टी ने उन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह से ही इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखी। दोनों मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव दोनों को मौके पर जाने के निर्देश दिए, उन लोगों से रिव्यू किया, उनसे बात की फोन पर, पूरे मामले की जानकारी ली और अब उन्होंने निर्णय लिया कि वो खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे। नीरज, आपसे आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बालासोर ट्रेन हादसे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख व्यक्त किया है। भयावह रेल हादसा बेहद दुखद, जेपी नड्डा ने लिखा है। और जेपी नड्डा ने यह भी लिखा है कि बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बता दें कि कुछ कार्यक्रम शेड्यूल्ड थे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में देश भर में अलग अलग जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम हो रहा था। लेकिन अभी उन कार्यक्रमों को पॉज कर दिया गया है, रोक दिया गया है और इस बात की खुद जानकारी दी है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने।
तो ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि भयावह रेल हादसा बेहद दुखद है। बालासोर में कल शाम को जो ये भयावह रेल हादसा हुआ है अत्यंत दुखद। यह हादसा मन को शोकाकुल करने वाला है। हृदय विदारक घटना से मर्माहत हूं, ये उन्होंने लिखा है ट्वीट करते हुए। बीजेपी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। जो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था बीजेपी की तरफ से वो रद्द कर दिए गए हैं। मैं परम पिता परमेश्वर से शोक संतप्त परिवार को असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। जेपी नड्डा ने यह ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है और साथ ही ये जानकारी दी है कि जो बीजेपी के तमाम कार्यक्रम थे, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो लगातार देश भर में कार्यक्रम कर रही है बीजेपी, उनको रद्द कर दिया गया है। और यह भी आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी कि 20 से 25 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर के लिए रवाना हो जाएंगे। उन्होंने सुबह एक बैठक भी की, बैठक में समीक्षा की, हालात क्या है वो जाने, और साथ ही अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान ये इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके के लिए रवाना होंगे। 25 मिनट का समय है और 25 मिनट के बाद ये माना जा रहा है कि बालासोर के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त जो घायल अस्पतालों में भर्ती हैं उनके पास भी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, उनसे उनका हाल जानेंगे। तो देखिए, इस घटना के बाद कई बातें और कई बड़े सवाल उठते हैं। सवाल देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी जिस वजह से ये डिरेल हो गई बोगियां? क्या पटरियों की जो रूटीन जांच है उसमें लापरवाही हुई है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या पटरियों से कोई छेड़छाड़ की गई थी, इसी वजह से जो बोगियां हैं वो डिरेल हो गई और फिर उसके बाद दूसरी ट्रेनों से जो ट्रेन है वो टकराती चली गई? क्या ट्रेनों में एंटी कॉलिजन सिस्टम लगा हुआ था? कवच क्या लगा हुआ था जिसके बड़े बड़े दावे किए गए? अगर एंटी कॉलिजन सिस्टम था तो आखिर टक्कर कैसे हुई, और अगर नहीं था तो आखिर क्यों नहीं था? क्या तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है? बड़े सवाल। आयोग का गठन किया गया है और जांच में ये खुलासे होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिलेंगे और यही कोशिश की जा रही है कि आयोग जांच करेगा, उसमें आखिर वजह निकलकर क्या सामने आती है। क्या देखने को मिलता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की इस हादसे में मौत हो जाती है, उसके पीछे की वजह क्या है, किसकी लापरवाही है, कहां पर चूक हो गई। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेमपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन भटनागर जी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट आर्या घोष जी हमारे साथ। सभी का आपके चैनल एबीपी न्यूज पर स्वागत है। प्रेमपाल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे होगा। अभी नवीन भटनागर जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। नवीन भटनागर जी, क्योंकि अगर हम एनडीआरएफ के हमेशा रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें, तुरंत मौके पर पहुंचकर तमाम लोगों को बाहर निकालना प्रायोरिटी है कि सुरक्षित सभी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इस हादसे के बाद किन प्रकार की चुनौतियां आप देखते हैं? और अभी तो ऐसा लग रहा है कि जब भी कोई बोगी के अंदर जा रहा है तो सिर्फ शव बाहर निकल रहे हैं। बहुत मुश्किल है लोगों को बचाना। जी डेफिनेटली, क्योंकि ये टाइम काफ़ी हो गया है और जितना टाइम डिले होता जाएगा उतना ही डेड बॉडीज मिलने के चांसेस हैं। अभी तो जैसे सुपरफिशियल है, जो हमने बाहर से चेक किया है, जो बोगियों में अंदर जाके कटिंग करके जितनी डेब्रीज थी, जितने डेड बॉडीज़ थी और जितने घायल थे उनको निकाल लिया गया है। अभी जो है बोगी जो पलट गई हैं, जब उनको सीधा किया जाएगा तो उनके नीचे से भी कुछ डेड बॉडीज़ निकल सकती हैं और हो सकता है कुछ घायल लोग भी निकल आए। तो अभी चांसेस है, जब तक कि ये डिब्बों को खड़ा नहीं किया जाता। क्रेन आ गई है अपने पास, क्रेन से भी डिब्बों को उठा के देखा जा रहा है और सीधा किया जा रहा है। तो इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगी, बट एनी हाउ रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत शानदार तरीके से किया है। कल रात से ही हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जबकि अंधेरे में भी किया है और अभी सुबह दिन में भी किया है, कंटिन्यूस चल रहा है और इसमें काफ़ी लाइफ को बचाया गया है। अगर हम डिले करते और इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती तो डेड रेट बढ़ जाता, लेकिन हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत की है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे आर्मी हो, जो भी दीगर फोर्सेस वहाँ काम में लगे हुए हैं, सभी ने डे नाइट मेहनत की है और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। हॉस्पिटल्स में बराबर बॉडीज़ को ले आया जा रहा है, एम्बुलेंसेस वगैरह, बहुत क्विक रिएक्शन टीम में काम हुआ है, बहुत क्विक। तो हादसा बहुत ज़रूर बड़ा था,
लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त किया गया है, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टाइप का रेस्क्यू ऑपरेशन था और अपने आप में बहुत बड़ा हादसा था। अब रहा सवाल ये क्यों हुआ है, तो इसके लिए तो जांच कमेटी बैठाई गई है। बहुत से रीज़न है, आपने भी अभी बताया, और मेरा भी एक्सपीरियंस है कि इसमें कवच सिस्टम लगाया गया था। तो कवच सिस्टम का मतलब ये होता है कि जीपीएस बेस्ड होता है और इसका जो है काफ़ी जो दूर तक का कम से कम 1 से 2 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर करता है। उसके अंदर अगर कहीं भी रेल पटरी को कोई नुकसान होता है, कोई भी जो दूसरी ट्रेन आ रही है 1 किलोमीटर पहले से ही सिग्नलिंग आ जाती है। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो स्टेशन मास्टर हैं दोनों साइडों के जो स्टेशंस हैं उनके ऊपर भी मैसेज जा चुका तमाम ये सवाल हैं और क्या रीजन है इसको लेकर एक आयोग का गठन भी किया गया है। अब वो समिति जांच करेगी, पता चलेगा कि आखिर क्या दिक्कतें रही, क्या लापरवाही हुई है, वाकई कोई चूक हुई है, क्या रीजन था इस इतने बड़े हादसे का। इस पर भी हमारी पूरी नजर बनी रहेगी क्योंकि कई सवाल हैं जो इस बड़े हादसे के बाद अब उठ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, राहत और बचाव के काम में प्रशासन, एनडीआरएफ के अलावा स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। राहत के काम में लगे हुए साई मिश्रा से मनोज्ञ लोईवाल ने बातचीत की है, तो आप सुनिए। बताइए, आपने क्या देखा था? जब हम धमाका सुने, यहीं गुजर रहे थे पास में, तो हम यहाँ आके देखे कि ट्रेन फैले हुए हैं और एक पैसेंजर ये जो एक्सप्रेस ट्रेन वो गुड्स बगी के ऊपर चढ़ा हुआ था। इतना भयंकर हादसा हमने लाइफ में पहला बार देखे और इतना दर्दनाक था, इतना चीख था और चारे लाशें ही बिखरे हुए थे। तो हमने देख के तो कुछ समय के लिए हमारा भी हाल ख़राब हो गई। तो हमने अपनी टीम को बुलाए, हमारे साथी जो हैं और गांव के एक संगठन है वहाँ के कुछ जुबाई भी आ गए। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो जिंदा थे उनको निकालने की कोशिश की जहाँ से पहले हमारा हाथ पैर पहुँच सकता है। अंदर आने को लिए इतना भय था, 1 घंटे तक हम अंदर तक पहुँच भी नहीं पाए क्योंकि इतने सारे लोगों की हालत ख़राब था। तो रात भर तो यही चलता रहा। उसके बाद एनडीआरएफ कितनी लाश उठाई आप? लगभग 40 से ऊपर जी। हमारे साथ ये बाबूलाराम गिरी जी थे, हम दोनों इकट्ठा उठा रहे थे क्योंकि एक तो बंदा पॉसिबल नहीं है। हमने बुलाए थे, 12 आदमी हमारे आए थे। तो 12 आदमी मिलके और एक संगठन थे, वहाँ के भी 20-25 आदमी थे। तो ये तस्वीरें आपने देखी, मनोज्ञ लोईवाल की रिपोर्ट। सुभाष साई मिश्रा जो कि वहां के स्थानीय हैं और एक संगठन से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तुरंत मौके पर पहुंचे, प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा, जिन्होंने मदद की है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। इतना बड़ा भयावह हादसा है, लोगों को निकालना वहां से बहुत मुश्किल हो गया था और कल रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट आर्या घोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर्या घोष जी, अब सवाल यही है, सबसे पहले तो आपसे मैं इस पूरे हादसे के बाद आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि 20 साल में ऐसा बड़ा हादसा हमने कभी नहीं देखा। चुनौतियां यहां पर बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी, प्राथमिकता यही है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए। चलिए, आर्या घोष जी से हम संपर्क करने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। हमारे साथ रेलवे के एक्सपर्ट अनिल तिवारी जी जुड़ गए हैं। अनिल तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि रेलवे के इतिहास में अगर हम बात करें तो ऐसा बड़ा हादसा पिछले 20 सालों में हमने कभी नहीं देखा। 3 ट्रेनों का आपस में टकराना, जिसमें से 2 पैसेंजर ट्रेन। इस बड़े हादसे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने 20 साल में पिछला ऐसा हादसा नहीं देखा। ये अब बड़ी वजह नहीं रह गई, हादसा हो चुका है और हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो सिस्टम के ऊपर काम नहीं हो रहा है, आप जो आपका पुराना ब्रिटिश टाइम से जो सिस्टम चला जा रहा है उसको जिस तरह से अपग्रेडेशन करना चाहिए, रेल्स जिस तरह से बदलनी चाहिए, उस पर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में आप इससे बड़ा हादसा देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी, अभी आपने कहा कि इसके ऊपर एक जांच रिपोर्ट बैठाई गई है। हर हादसे के बाद एक जांच रिपोर्ट बैठती है। उस जांच रिपोर्ट का हुआ क्या है आज तक किसी को पता है? इस दुनिया में इतनी सारी अनिल काकोडकर समिति से लेके हजारों रिपोर्ट्स आ चुकी है। हर हादसे के बाद एक रिपोर्ट आती है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है? आप हवाई सफर में देखिए, एविएशन सेक्टर में अगर कोई हादसा होता है उसके बाद
उसकी जांच होती है, जांच होने के बाद जो लूपहोल्स पाए जाते जी। हैं उन्हें करेक्ट किया जाता है। इसीलिए एयर एविएशन सेक्टर जो है वो आज सुरक्षित है। हमारे देश में रेलवे सेक्टर क्यों नहीं सुरक्षित हो पा रहा है? क्योंकि प्रोजेक्शन की जो एक नई नीति चली हुई है, आपका जो वंदे भारत इस देश का चेहरा नहीं है। ये जो चेहरा आप टीवी पर दिखा रहे हैं, ये रेलवे की सत्य परिस्थिति है। इसको लेकर सत्ताधीश जो है, जो गवर्नमेंट है, उनको चेतना होगा, नहीं तो इससे बड़े हादसे आप भविष्य में देख पाएंगे। ठीक है ये अनिल जी। दुर्भाग्य ये इस देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। तो देखिए, किसी का कहना है कि चूक हुई है, लापरवाही हुई है, तो किसी का कहना है कि पूरे सिस्टम को ही कहीं ना कहीं अब बदलने की, उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कि अब इस हादसे के बाद सामने आ रहे हैं। जांच आयोग क्या कहता है यह देखना होगा। जब जांच होगी तो आखिर क्या निकलकर सामने आता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ममता बनर्जी की ये तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। घटना स्थल पर इस वक्त ममता बनर्जी जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके पहले कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, मंत्री मौके पर पहुंचे, लेकिन अब ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटना स्थल पर पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बालासोर जा रही हैं सीएम ममता बनर्जी। कोलकाता से रवाना होती हुई नजर आ रही है। कोलकाता से बालासोर की तरफ जाती हुई ममता बनर्जी, उनका ये चॉपर आप देख रहे थे। 288 लोगों की मौत की पुष्टि, 900 से अधिक घायल हैं और पिछले 16 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो कि अब पूरा हो गया। रेलवे के सीपीआरओ ने ये एबीपी न्यूज को जानकारी दी है। बालासोर में पिछले 16 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अब पूरा हो गया है और रेलवे के सीपीआरओ ने ये जानकारी दी है एबीपी न्यूज को। क्या स्थिति है इस वक्त ट्रेन हादसे को लेकर और कितनी टीमें गठित की गई हैं? क्या ट्रेनें जो डाइवर्टेड हैं वो अब शुरू की गई हैं? पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त रेलवे के पीआरओ अमिताभ शर्मा मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, चल रहा है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ समय पहले ख़त्म हो गया है और बिल्कुल हम लोगों ने रेस्टोरेशन का काम पूरे ज़ोर शोर से प्रारंभ कर दिया है। सर, जो टीमें गठित की गई हैं वो कहाँ कहाँ के लिए? 3 pronged स्ट्रेटजी है। इसमें एक टीम तो जो है वो हमारे चेयरमैन साहब उनके साथ कटक गई है। वो टीम कटक में जो घायल हैं, एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए प्रॉपर उनको केयर मिले उसके लिए इंश्योर करेंगे। दूसरी जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न इनके नेतृत्व में गई हैं बालासोर। वो वहाँ पे बालासोर और उसके आसपास के हॉस्पिटलों में जो भी हमारे घायल भर्ती हैं उनको प्रॉपर मेडिकल एड मिले, उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले, वो इंश्योर करेगी। फिर साइट पे मंत्री जी खुद हैं, उनके साथ हम मेंबर इंफ्रा हैं, वो साइट पे रेस्टोरेशन का काम देख रहे हैं। पीएम भी घटनास्थल पर जाएंगे, दौरा करेंगे, इसकी जानकारी? जी, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला। माननीय प्रधानमंत्री जी भी साइट पे जा रहे हैं। पहले से रेल मंत्री वहाँ पर? जी, पहले से रेल हमारे मंत्री साहब मौजूद हैं। सर, अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक डेथ टोल कितना गया है और कितने घायल हैं? अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के हवाले से पता चला 238 का डेथ टोल है और 600 से ज़्यादा घायल हैं। इसके अलावा चूंकि घटनास्थल पर ही पूरी टीमें तैनात है, लेकिन यहाँ से क्या कुछ डिटेल आप दे सकते हैं और किस तरीके से सिचुएशन को जो है वो वॉच किया जाए? देखिए, यहाँ पे कल जैसे ही घटना हुई है, यहाँ पे एक वॉर रूम है, वॉर रूम खोल दिया गया था और हर विभाग से शीर्ष अधिकारी यहाँ पे बैठे थे। पूरी रात भर मैनिंग हुई है। कल पल की साइट से घटनाक्रम लिया जा रहा था, यहाँ से दिशा निर्देश भी दिए जा रहे थे आवश्यकता पड़ने पर। और अभी भी वॉर रूम में सारे अधिकारी बैठे हैं और ट्रेन ऑपरेशंस, रेस्टोरेशंस, मेडिकल सबकी मॉनिटरिंग हो रही है। सर, अभी तक जो जानकारी है, जो रेलवे मॉनिटर कर पाया है, क्या लूप होल्स थे, कहाँ पे मतलब क्या गलती हुई जिस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई? देखिए, कुछ तो घटनाक्रम घटित हुआ जिसकी वजह से एक मालगाड़ी और 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेन मतलब एक इन्वॉल्व हो गई हैं। और पहले क्या हुआ, क्या मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी साहब साइट पर पहुंच चुके हैं और साइट इंस्पेक्शन उन्होंने शुरू कर दिया है। और क्या कार्रवाई रेलवे की तरफ से की जाएगी?
देखिए, पहले रिपोर्ट आ जाने देते हैं, उस पर फाइंडिंग्स आ जाने देते हैं, और निश्चित ही जो भी गलती होगी, जिसकी भी गलती होगी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल है, जो ट्रेनें डाइवर्ट हुई हैं उनकी संख्या कितनी है और क्या वापस से वो चालू हो गई? जी, अभी जो है 39 ट्रेनों का ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ऑल्दो थ्रू डाइवर्टेड रूट्स। और हम लोग जो भी पैसेंजर्स फंसे हुए हैं उनको जो बेसिक पैसेंजर एमिनिटी है, जिसको कहेंगे खाना, उनको पानी मुहैया कराने के लिए मंडल स्तर पे टीमें का गठन कर दिया गया है। हर डीआरएम अपने अपने क्षेत्र में इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि जो ट्रेनें लेट हो गई हैं, जो ट्रेनें डाइवर्टेड हैं, उनमें पानी, खाना ये उपलब्ध कराया जाए। जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अभी तक 3 स्पॉट हैं जहां पर टीमें जो गठित की गई हैं वो गई हैं, एक कटक, बालासोर और तीसरा जो घटनास्थल है वहां पर। इसके अलावा पीएम घटनास्थल का दौरा करेंगे आज, और जो ट्रेन डाइवर्ट की गई हैं उनकी संख्या 39 है, और रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, यानी कि अब तक जो कल देर शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो मलबा है उसको हटाने का काम अभी भी चल रहा है। तमाम जानकारी रेलवे के चीफ पीआरओ अमिताभ शर्मा ने दी है। अपने सहयोगी आदर्श नायर के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए, मनोज्ञा लोईवाल लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही निधिश्री भी सीपीआरओ के पास पहुंची और उन्होंने कहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब खत्म हो चुका है और लगातार काम किया जा रहा है रेलवे ट्रैक से। अब वो जो बोगियां हैं उनको हटाने का। अनिल तिवारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रेलवे एक्सपर्ट। अनिल तिवारी जी, आपने कहा कि पूरे सिस्टम को हमें बदलने की अब आवश्यकता है, और आपने इसी वजह से जो फ्लाइट्स हैं, ट्रेन्स हैं, उनको भी कंपेयर करके बताया कि आखिर वो कैसे सेफ हैं और ये सेफ नहीं है। ऐसे में अगर इसी सिस्टम के साथ चलते रहे तो ऐसी दुर्घटनाएं और हो सकती हैं। अनिल तिवारी जी। बिल्कुल हो सकती है, जब तक हम अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की रेल यूज नहीं करेंगे, जब तक आपका रोलिंग स्टॉक प्रॉपर नहीं होगा, जब तक आपकी एंटी कोलिजन डिवाइस को आप बारंबार उसकी चेकिंग नहीं करेंगे, इस तरह के हादसे होने रहने वाले हैं। जब हमारा फोकस हटकर बुलेट ट्रेन की तरफ चला जाता है, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसके अपग्रेडेशन पे नहीं जाता है, तो ये तस्वीर सामने बन के आती है। आप ये देखिए कि 2 ट्रेनों का टकराना आपस में, 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट होना एक सामान्य बात हो सकती है, पर तीसरी ट्रेन को कैसे नहीं रोका गया उससे टकराने से? यानी सिस्टम में लूप होल्स है, पर किस हद तक है ये उसको इंगित करता है। जब तक आप उसके बारीकियों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, इस तरह के हादसे होंगे। और रही बात जांच रिपोर्ट की, तमाम रिपोर्ट आ चुकी हैं, तमाम चीजें सुझाई जा चुकी हैं, पर उन पर अभी तक ध्यान नहीं गया। ये देखिए, ये अब एलएचबी कोचेज है, जिससे ये हादसा बहुत ही डाइल्यूट हो गया। इसी की जगह अगर पुराने वाले कोचेज होते या फिर आज के वंदे भारत वाले कोच होते, तब परिस्थिति क्या होती, आप इस पर भी गौर करिए। तो हमारा फोकस जब तक सुरक्षा पे एक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, उसका अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, पर उतना ही जरूरी उसका मेंटेनेंस पर ध्यान देना भी है। जब आप उसको इग्नोर करेंगे तो ऐसी पिक्चर सामने आएंगी। ये 9 साल की उपलब्धि है, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। जब आप अच्छी बातें का श्रेय लेते हैं तो इसका भी आपको श्रेय लेना पड़ेगा और आपको इसके लिए जवाब देना होगा, और आगे ऐसे हादसे न हो उसके लिए देश को आश्वस्त करना होगा। बिल्कुल, और उसके लिए देखना होगा कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सिर्फ रिपोर्ट के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। रिपोर्ट आ रही है या फिर कोई सुझाव आ रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। जो रेस्क्यू ट्रेन है वो इस वक्त हावड़ा स्टेशन पर पहुंची हुई है, और अधिकारियों का इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहना है। ट्रेन पहुंची है रेस्क्यू वाली हावड़ा स्टेशन पर, आइए एक बार अधिकारियों का बयान सुन लेते हैं। नहीं, रिलीफ ट्रेन में 2-3 पैसेंजर, 4 पैसेंजर तो हमने भी देखे, वो उतरे हैं। अगर हमने यात्रियों को सुविधा दी कि आप अपने घर के पास उतर जाइए तो अच्छा ही है ना। आप देखिए, अरेंजमेंट बेकार जाए उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। अरेंजमेंट सवाल ये है सर, कब तक आ रहा है, कहाँ है? दूसरी सवाल ये है कि सर सरकारी पैसे से ये पूरा नहीं, देखिए ऐसा है ना, एक मिनट जो है उतरे नहीं। 1 मिनट, ऐसा है ना कि जब पैसेंजर वहाँ से खड़गपुर से चले तो हमने ये कहीं नहीं लिखवाया था कि आप कहाँ उतरेंगे, कहाँ नहीं उतरेंगे।
व्यवस्था हमको पूरी करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, दूसरी ट्रेन जो यहाँ है लगभग 40-45 मिनट के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे अभी तक प्लानिंग है, ठीक है ना। हाँ, हर स्टेशन पे देखिए ऐसा है कि जो खड़गपुर से ट्रेन आई, बल्कि जो बालासोर से आ रही है, हर ट्रेन में हमारा स्टाफ था। उन्होंने पूरे यात्रियों से बातचीत की। यात्री में कोई भी चोटिल यात्री नहीं था, उनमें ज़्यादातर घबराए हुए थे, निश्चित रूप से घबराए हुए होंगे। कई स्टेशन है, मुझे सारे याद नहीं है। और स्टेशन में तो कोई नहीं उतरा। ऐसा है, संतरागाछी मेन यहाँ का सब स्टेशन है, वहाँ पे काफ़ी लोग उतरे। उसके पहले भी 3-4 हॉल्ट दिए गए, ठीक है ना। तो दूसरे वाला जो ट्रेन आ रहा है, आप लोग को लग रहा है कि हावड़ा स्टेशन में कितने लोग उतरेंगे? भयंकर ट्रेन हादसा हुआ। हालांकि 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है, पूरा हो चुका है। और अब बुलडोजर यहां पर पहुंचे हैं और जमीन को समतल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कई जगह गड्ढे हो गए हैं। यहां से ट्रैक को, जो टूटा हुआ ट्रैक है, उसको हटाया जा रहा है। बोगियों को यहां से हटाने का काम हो रहा है, क्योंकि बेहद मुश्किल है ये बोगियों को यहां से हटाया जा रहा है, ताकि जो दूसरी ट्रेन है उनकी आवाजाही एक बार फिर यहां सुरक्षित रूप से शुरू हो सके, ये प्राथमिकता फिलहाल है। और साथ ही जो घायल हैं उनका इलाज भी लगातार अस्पताल में चल रहा है। 288 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट आर्या घोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्या घोष जी, सबसे पहले तो मुझे आपकी प्रतिक्रिया जाननी है कि आखिर इतने बड़े हादसे के बाद आप क्या कहेंगे। 20 साल में हमने पहली बार ये हादसा देखा है जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, 2 पैसेंजर ट्रेन भरी हुई यात्रियों से खचाखच और एक मालगाड़ी। ये तो मैंने कभी नहीं पहले सोच भी सकता कि ऐसा हादसा हो सकता है। मैं पहले वाइजैक में मेरा काम के द्वारा पोस्टेड था वाइजैक में, तो ये मेरा रेगुलर रूट था। तो अभी जो भी रूट है इंडियन रेलवे का, उसमें सेफ्टी सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि इंडियन रेलवे जैसे 12 रेलवे सिस्टम शायद दुनिया में कहीं नहीं। तो उसमें जैसे विमान जब उड़ता है, विमान का जो कोलिजन, जैसे हम मीडिया कोलिजन जैसे हम रिड्यूस किया है कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से, तो अभी ऐसे ही ग्राउंड में जो ट्रेन रेलवे का कोलिजन जो होता है, इसको रोकने के लिए कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का जरूरत है। तो मैंने कई बार ये कंसर्न अथॉरिटी से, ये एक ADS-B टेक्नोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक सर्वेलेंस, ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट। तो इसमें क्या होता है कि सैटेलाइट, जो ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट होता है, उससे जुड़ा होता है ये सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये तो पूरा ऑटोमेटिक होता है। इसमें कोई आर्या जी, माफी के साथ आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, क्योंकि थोड़े ऑडियो में दिक्कत हो रही है, दुरुस्त कराते हैं उसको। आप हमारे साथ बने रहिए। तो बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए, इस ट्रेन हादसे के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। हो क्या रहा है कि रेल पटरियों पे, ट्रैक पे उनकी समुचित संरक्षा और सुरक्षा न होने के कारण सिक्योरिटी फर्स्ट, स्पीड उसके बाद, पर यहाँ स्पीड पे ध्यान रखा जा रहा है, सिक्योरिटी जो रेलवे ट्रैक की होनी चाहिए। और दूसरा, इस सरकार की जो नीति है कि इसको फेल करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र अडानी को वो सौंप सके। नतीजे के तौर पे यही हो रहा है जो मैं कह रहा हूं कि बोझ बढ़ रहा है और कर्मचारियों में फटीग आ रहा है, क्योंकि कर्मचारी कम हो रहे हैं, ड्यूटी ज्यादा हो रही है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद तमाम उदाहरण है लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर आप ही के सरकार के भाजपा के। क्या मंत्री जी नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की सोचेंगे?